विनय आज घर पर ही था। आज इंटरव्यू होने के बावजूद वह घर पर ही था। ग्रेजुएशन हुए अब 2 साल हो चुके थे, फिर भी वह कुछ कमा नहीं रहा था। उसकी जिंदगी बस कंप्यूटर पर दिन भर गेम्स खेलने, खाने पीने और सोने तक ही सीमित थी। उसकी सबसे पसंदीदा हॉबी थी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों के वीडियो देखकर उन पर बेहुदा भाषा में जाकर आलोचना करना। शायद वह इस तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता था। परिवार में माता पिता दोनों ही आईटी क्षेत्र में नौकरी कर रहे थे, इसलिए आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आज फिर वह इंटरव्यू पर न जाकर घर में बैठकर गेम खेल रहा था। वह एक स्टोरी रीडिंग ऐप पर जाकर लेखकों को ट्रोल करता था और आज भी उसका वही मूड था। उसने एक हॉरर कहानी पढ़नी शुरू की। लेखक शायद नया था, क्योंकि उसके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे और उसकी केवल एक ही कहानी प्रकाशित हुई थी। कहानी की प्लॉट एक रहस्यमयी हत्या पर आधारित थी, जिसमें एक आदमी था जो एक फ्लैट में रहता था। उसी सोसाइटी में रहने वाले 2 अन्य लोगों से उसकी झड़प हो चुकी थी। 10 दिन बाद उसके घर के पते पर एक पत्र आता है, जिसमें उन 2 में से एक व्यक्ति का उल्लेख होता है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। क्या आप 20,000 रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो मिस्टर पीटर विलियम की आज मृत्यु होनी चाहिए। अगर आप सहमत हैं, तो इस पत्र पर यस लिखकर इसे दोबारा अपने लेटर बॉक्स में रख दें। कहानी के मुख्य पात्र इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और पत्र पर यस लिखकर उसे अपने लेटर बॉक्स में रख देता है। अगली सुबह उसके लेटर बॉक्स में उसे 20,000 रुपए नकद मिल जाते हैं, क्योंकि पीटर विलियम की रात में हत्या हो चुकी थी। यही चीज दूसरी बार भी होती है। एक और व्यक्ति का नाम पत्र में होता है, वह मर जाता है और मुख्य पात्र को फिर से 20,000 रुपए मिल जाते हैं। कहानी के अंत में यह रहस्य खुलता है कि यह पत्र लिखने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद कहानी का नायक ही होता है। वह खुद को ही यह पत्र भेज रहा होता है, क्योंकि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी होती है। यह कहानी पढ़ने के बाद विनय ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। इतनी घटिया और वाहियात कहानी मैंने आज तक नहीं पढ़ी। ऐसा कमेंट करके विनय को एक अजीब सा शैतानी आनंद मिला। फिर विनय अपने बेडरूम में जाकर सो गया। शाम 7 बजे उठकर उसने फिर से गेम खेला, रात का खाना खाया और मोबाइल पर कुछ देखने लगा। रात का 1 बज चुका था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वह उस लेखक की प्रतिक्रिया थी जिसे उसने ट्रोल किया था। विनय ने तुरंत रिप्लाई देखा, कृपया अगले 15 मिनट में अपनी टिप्पणी हटा दें, अन्यथा आपको इसका हमेशा पछतावा रहेगा। अरे, ये तो सीधी सीधी धमकी दे रहा है। अब विनय की जिद बढ़ गई। उसने तुरंत जवाब टाइप किया, नहीं हटाऊंगा, जा जो करना है कर ले। रिप्लाई करने के बाद वह उस लेखक के जवाब का इंतजार करने लगा। अगले ही सेकंड इनबॉक्स में एक और मैसेज आया। वह लेखक का ही था। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अब विनय गुस्से में लेखक को गालियां देने लगा और तभी अचानक 3 मिनट बाद उसका मोबाइल उसके हाथ में ही बंद हो गया। विनय ने फोन चालू करने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद फोन चालू ही नहीं हो रहा था। गुस्से में आकर उसने अब टीवी चालू किया। मन बहलाने के लिए उसने न्यूज चैनल लगाया। टीवी पर न्यूज रीडर खबर पढ़ रहा था, लेकिन अचानक बीच में ही चुप हो गया। अब एक विशेष सूचना हमारे एक दर्शक के लिए, एक लेखक की कहानी पर, जिस पर उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसे निश्चित रूप से पछतावा होगा। न्यूज रीडर सीधे कैमरे के सामने आ गया और हंसते हुए बोला, तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। विनय ने टीवी बंद कर दिया। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया। कंप्यूटर चालू हुआ और उसके डेस्कटॉप पर एक वाक्य बार बार लिखा हुआ था, तुम्हें सजा मिलने वाली है। विनय को यह स्क्रीन सेवर याद नहीं था कि उसने कब रखा था। उसने स्क्रीन सेवर बदल दिया और यूट्यूब वीडियो देखना शुरू किया, लेकिन अचानक उस वीडियो में वह व्यक्ति बोलते बोलते रुक गया। तू विनय, तुमने गलत इंसान को ट्रोल किया। वह वीडियो फिर से शुरू हुआ और इस बार भी वही बातें बोली गईं। विनय अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह कंप्यूटर से उठकर मोबाइल को हाथ में लेकर उसे चालू करने लगा,
लेकिन मोबाइल भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। विनय चिढ़कर कमरे से बाहर आया और उसने दरवाजा खोला। सामने उसकी मां खड़ी थी। मॉम, क्या हुआ? इतनी रात को भी तुम सोई नहीं? विनय ने पूछा। मां बिना कुछ बोले चलने लगी। मॉम, क्या हुआ? विनय को अब उसकी मां का व्यवहार अजीब लगने लगा। तूने ऐसा क्यों बोला? तुमने कमेंट डिलीट क्यों नहीं किया? तुम पछताओगे, वह पुरुष के जैसे आवाज में बोलने लगी। यह सुनकर विनय घबरा गया। तुम पछताओगे? वह लगातार उसी एक वाक्य को बोलती हुई दीवार से चिपकी जा रही थी। विनय घबराया और कमरे से बाहर निकला। पापा, पापा, जल्दी देखिए, मम्मी क्या कर रही हैं? विनय ने आवाज दी। पापा बेडरूम से बाहर आए। क्या हुआ बेटा? पापा ने पूछा। पापा देखिए, मां बड़बड़ा रही हैं, विनय ने कहा। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? पापा ने मां से पूछा। मां वही वाक्य बोलती जा रही थी। तुम पछताओगे। विनय, पापा ने उसे आवाज दी। मुझे डर लग रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे वह सही कह रही है, तुम पछताओगे। पापा की आवाज अचानक अजीब हो गई और वह भी मां की तरह भावहीन चेहरा लेकर दीवारों से टकराने लगे। अब विनय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह फिर से बाहर निकला। उसका मन डर से भरा हुआ था। कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर दरवाजे के पास गया और बाहर झांकने लगा। बाहर बिल्डिंग का वॉचमैन खड़ा था। विनय ने दरवाजा खोला और वॉचमैन से पूछा, क्या हुआ? वॉचमैन बोला, सर, आपकी बाइक, किसी ने उसका हैंडल लॉक तोड़ने की कोशिश की है। विनय ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। फिर वह वॉचमैन के पीछे चलते हुए बाइक देखने के लिए बाहर निकल गया। विनय जल्दी जल्दी बाइक के पास गया। हार्ले डेविडसन की यह बाइक इतनी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ थी, फिर भी हैंडल कैसे कोई तोड़ सकता है? इस विचार में वह बाइक के हैंडल को देखने लगा। लेकिन बाइक का हैंडल तो नॉर्मल था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। क्या रे, तू तो कह रहा था कि हैंडल तोड़ दिया किसी ने, लेकिन यह तो नॉर्मल है। ऐसा कहकर वह पीछे वॉचमैन की तरफ मुड़ा और वहां उसे कोई नहीं दिखा। वॉचमैन पूरी पार्किंग में कहीं भी नहीं था। यह क्या, वह कहां चला गया? विनय ने खुद से पूछा। असल में अब वह और ज्यादा घबराने लगा था, क्योंकि पार्किंग में वह अकेला था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था और अगले ही पल पार्किंग की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। पूरा पार्किंग अंधेरे में डूब गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तुझे इसका पछतावा होगा, तुझे इसका भयंकर दंड मिलेगा, कानों के पास से किसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा। अगले ही क्षण लाइटें आ गईं और वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। यह सब अब हाथ से बाहर होने लगा था। वह जल्दी जल्दी लिफ्ट के पास पहुंचा और लिफ्ट का दरवाजा खोलते ही वह चौंक कर पीछे हट गया। लिफ्ट में वॉचमैन था। क्या रे, मुझे कहा था कि तुम्हारी बाइक का हैंडल तोड़ दिया और नीचे लाकर दिखाया। हैंडल तो ठीक है और बीच में कहां गायब हो गए? विनय अब वॉचमैन पर चिल्लाने लगा। साहब, मैं कब आया आपके यहां? मैं तो टेरेस पर था, पानी की टंकी चेक कर रहा था। 2 घंटे हो गए, मैं ऊपर था। आपको लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है, वॉचमैन ने जवाब दिया। विनय अब थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसका गुस्सा वॉचमैन पर निकाल रहा था। वॉचमैन अब लिफ्ट में आकर बाहर निकल गया। विनय लिफ्ट के बटन को दबाकर 4th फ्लोर पर जा रहा था। लिफ्ट में डैश में एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, तेरा टाइम करीब आ गया है, बस सोने मत जाना। विनय कुछ क्षणों के लिए शून्य हो गया और फिर उसने लिफ्ट का दरवाजा तेजी से बंद किया और 4th फ्लोर पर उतरा। वह घबराया हुआ घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके बेडरूम में उसके माता पिता विचित्र तरीके से हिलडुल रहे थे। वह डरते हुए अपने बेडरूम में झांका, लेकिन बेडरूम में अब कोई नहीं था। वह कमरे में आकर लाइट ऑन करता है और अब उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। कमरे की दीवारों पर कुछ फोटोज लगी हुई थीं। पहली फोटो में विनय अपनी बाइक के पास खड़ा हुआ था और उसके पीछे वही आदमी खड़ा था जो ठीक सूट पहने हुए था।
उसका चेहरा विकृत मुस्कान से भरा था। दूसरी फोटो में विनय लिफ्ट में जा रहा था और वॉचमैन को डांटते हुए दिख रहा था, जबकि वह आदमी उनके बीच खड़ा होकर उनकी बात सुन रहा था। तीसरी फोटो में वही आदमी विनय के कंधे पर बैठा हुआ था। जब विनय लिफ्ट में था, अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कंधा भारी हो रहा है। चौथी फोटो में वही आदमी विनय के दरवाजे के पास खड़ा था जब विनय दरवाजा खोल रहा था। और पांचवी फोटो देखकर विनय के पांव तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उस फोटो में विनय दरवाजे से अंदर झांक रहा था और वह आदमी दरवाजे के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। विनय के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह भागते हुए बाहर आ गया। वह अपने माता पिता के कमरे की तरफ दौड़ते हुए पहुंचा और दरवाजा धक्का दिया। माँ बाप शांति से सो रहे थे। मॉम, डैड, जल्दी उठो, वह मेरा जीवन लेने के लिए आया है, कृपया जल्दी उठो। विनय अपनी माँ के पास गया और उन्हें हिलाने लगा, लेकिन वह गहरी नींद में थीं और उठ नहीं रही थीं। फिर उसने अपने पिता को भी जोर से आवाज दी, लेकिन उनका भी कोई असर नहीं हो रहा था। अचानक उसका फोन बजा। वह फोन, जो उसका खिश में बंद पड़ा था, एक प्राइवेट नंबर से एक फोटो आया। विनय कांपते हुए उस फोटो को खोला। वह फोटो देखकर विनय के दिल में जबरदस्त धक्का लगा, क्योंकि उस फोटो में वह आदमी विनय के पिता के सिर के पास बैठा सेल्फी ले रहा था और वह सेल्फी कुछ सेकंड पहले की लग रही थी। माँ और पिता अब भी नहीं उठ रहे थे। उसका दिल धड़कते धड़कते जैसे फटने वाला था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी हो सकता है। वह बुरी हालत में बाहर निकला, लेकिन हॉल तक आते आते उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है। जैसे उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे किचन की तरफ खींच रही हो। किचन में जाकर उसने एक धारदार चाकू उठाया और अगले ही पल उसने अपने ही हाथ की उंगली काट दी। उस दर्द से पहले ही उसने अपनी जीभ भी काट ली। उसके हाथ की 4 उंगलियां और जीभ खून में सनी हुई और जमीन पर गिरी पड़ी थीं। वह अचानक होश में आ गया और आसपास नजर घुमाई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसने हल्की रोशनी में अपना हाथ सामने किया, लेकिन एक चीख मुंह से निकलने से पहले उसकी जीभ नहीं थी और हाथ की 4 उंगलियां खून से सनी हुई और बेड पर पड़ी थीं और वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके हाथ पर बैंडेज था। पास में डॉक्टर खड़े थे। उसकी माँ को यह देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। विनू बेटा, ये तुमने क्या किया? वह लगातार पूछने लगी, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए अब जीभ नहीं थी। विनय की आंखों में आंसू थे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी को ट्रोल करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर चले गए। उसकी माँ भी बाहर चली गई। उसके पिता हॉल में आ गए। वह कमरे में अकेला था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन उसकी स्टोरी ऐप का था। उसके पास लेखक का एक मैसेज था। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम पछताओगे। विनय ने उस लेखक का प्रोफाइल फोटो कल ठीक से नहीं देखा था, लेकिन आज उसने उसे ध्यान से देखा। वह वही आदमी था जो उन फोटोज में था। विनय ने उस लेखक को एक मैसेज भेजा था, क्या आप मुझे इस लेखक के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? कुछ समय बाद, 2 घंटे बाद उसे उत्तर मिला। एक आदमी ने, जिसका नाम प्रशांत था। उसने जवाब दिया। उसका नाम जेम्स ट्रॉय था। उसके बहुत सारे किताबें लिखी गई थीं, लेकिन कभी प्रकाशित नहीं हुई। 2 महीने पहले वह इसी डिप्रेशन में मरा था। उसने अभी हाल ही में यह ऐप डाउनलोड किया था। वह अपनी सारी कहानियां यहां प्रकाशित करने वाला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक कहानी पोस्ट करके वह रात को मर गया, लेकिन 3 दिन बाद उसे पहचानने वाले लोग उस आखिरी कहानी को पढ़ रहे थे और उस पर समीक्षाएं दे रहे थे। लेकिन उन समीक्षाओं का जवाब उसे कैसे मिल रहा था, यह कोई समझ नहीं पा रहा था। यह बहुत ही अजीब था, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं था। फिर भी वह अपनी कहानियों पर आए हुए कमेंट्स का उत्तर कैसे दे सकता था? विनय ने प्रशांत का पूरा मैसेज पढ़ा और वह एकदम चौंक गया। किसी को बिना कारण ट्रोल करना, आलोचना करना, यह कितना महंगा पड़ सकता है, यह विनय ने अब महसूस किया था।